म्यूचुअल फंड के मिहिर वोरा। मिहिर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका टीनोवा स्वदेश पर। मिहिर सर, पहला सवाल आपसे यही, बाजार ऑल टाइम हाई पर तो आ गया है, धीरे धीरे चलते हुए नए साल में थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ आगे दिखा, और जो क्वार्टर 3 के अपडेट्स आ रहे हैं कंपनीज के, लार्जली वो बेटर साइड पर हैं, तो उससे थोड़ी ये उम्मीद बढ़ी है कि जो अर्निंग की जो रिकवरी होगी शायद लौट आए क्वार्टर 3 में। सर, आप बाजार की चाल यहां से आगे कैसे देख रहे हैं, और आपके हिसाब से जो की ट्रिगर होगा वो क्या होगा? नमस्कार, और आपको और आपके व्यूअर्स को 2026 के लिए बहुत गुड विशेस। देखिए, जैसे हम 2026 को शुरू कर रहे हैं, थोड़ी पॉजिटिव्स हैं, थोड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव जैसे आपने कहा, ये दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जीएसटी काट के, इनकम टैक्स काट के जो स्टिमुलस किया था, उसकी इम्पैक्ट हमें दिसंबर क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में दिखी है। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो लगता है कि थोड़ी सी अपटिक पे है। अहम बात यह है देखना कि ये सस्टेन होगी कि नहीं, क्योंकि एक वन टाइम है कि फिर ये मोमेंटम एक शुरू हुआ है तो एक्सीलरेट करेगा कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखने के लिए। लेकिन एटलीस्ट मैं कहूंगा कि शुरुआत तो अच्छी हुई है। दूसरी बात यह है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके कंपैरिजन में इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, अनसर्टेनिटीज देखी, हमने वर्स्ट ऑफ द ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं वो देखे हैं। उसके बावजूद जैसे आपने कहा कि बाजार जो है ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पे आके खड़ा हुआ है। एटलीस्ट जो लार्ज कैप निफ्टी है इंडेक्स, वो आके खड़ा हुआ है। इंस्पाइट के भी जो लार्जर मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट है, उसमें अभी भी थोड़ा पेन है। लेकिन एटलीस्ट मैं कहूंगा कि एक पोजिशनिंग जो इंडिया ने दिखाई है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है हेडविंड्स के बावजूद, वो मेरे ख्याल से काफी सराहनीय है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ट्रिगर जो बाजार के लिए है, और वो आपने जो एफआईआईएस का क्वेश्चन पूछा फॉरेन इन्वेस्टर्स का कि वो कब आएंगे, मुझे लगता है कि जो ट्रेड डील साइन करनी है हमें यूएस के साथ, जो पिनल हमारे पे टैरिफ लगाए हुए हैं ऑलमोस्ट 50% के, दुनिया में सबसे हाईएस्ट टैरिफ है इंडिया पे, वो उसको सुलझाना काफी जरूरी है। क्योंकि उसके बिना मुझे लगता है कि एफआईआईएस की कॉन्फिडेंस थोड़ी कम ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इवेंट हमें देखना है, क्योंकि जो जो हमारे हाथ में था वो हमने कर चुके हैं। जो गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स किए, जीएसटी कट किए, पीएलआई स्कीम्स अच्छी तरह से रोल की है, डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छी दिख रही है, थोड़ी सी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की अपटिक भी दिख रही है, और बैंकिंग में भी मैं कहूंगा एक थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ लगता है कि धीरे धीरे करके वापस आ रही है। तो हमारे हाथ में जितने फैक्टर्स हैं वो अच्छी तरह से हमने मैनेज किए हैं। ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में थोड़े से हैं, थोड़े से नहीं है, उसकी वजह से मुझे लगता है बाजार थोड़ा अनिश्चित रह सकता है। अच्छी बात यह है कि जो पिछले साल इंडिया, मैं कहूंगा कि एक अंडर परफॉर्मिंग मार्केट था कंपेयर टू बाकी सब मार्केट्स, क्योंकि सबसे बड़ी जो थीम थी लास्ट ईयर की ग्लोबली, वो एआई पे थी, टेक्नोलॉजी पे थी, जहां पे हमारी प्रेजेंस कम थी। तो मैं कहूंगा एक टाइम करेक्शन, एक प्राइस करेक्शन इंडिया की ये जो साइडलाइन होने की वजह से हुआ है, उससे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जो हमें लग रहा था कि काफी सारे स्टॉक्स महंगे हो गए हैं, वो एक साल के करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे आके खड़े हुए हैं वैल्यूएशंस के तौर पे। और मुझे लगता है कि एआई की जो हाइप है वो शायद अभी पीक हो चुकी है, और वो अगर हाइप कम होती है तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, कंजम्पशन इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट्स थीम है, उसके जो नॉर्मल जो अपने मोमेंटम से एक अपना ग्लोबल इन्वेस्टर्स को खींचेगा अगर ये ट्रेड डील सॉर्ट हो गया तो मैं कहूंगा एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस लेके चलना चाहिए। 2026 में स्टॉक पिकिंग का काफी स्कोप रहेगा। ठीक है, स्टॉक पिकिंग का स्कोप काफ़ी रहेगा, और देखते हैं कि ट्रेड डील कब तक होती है। हालांकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता है, और अनिश्चितता थोड़ी सी और बड़ी है क्योंकि रिपोर्टर्स के सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ये कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा उसका एक तनाव तो है। अच्छा मिहिर सर, आप जरा ये बताइए कि ये जियोपॉलिटिक्स अभी जो चल रही है, कई देशों में संघर्ष है, आपसी संघर्ष हम देख रहे हैं कि थाईलैंड कंबोडिया में है, उधर चाइना ताइवान में है,
यूक्रेन रशिया में है, बाकी अमेरिका ने तो वेनेजुएला पर जो अटैक किया पूरी दुनिया ने देखा। अब कहा यह जा रहा है कि वहां से अमेरिकी कंट्रोल के बाद ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी और ऑयल प्राइसेस हो सकता है कि सॉफ्ट भी हो जाए, और हमारे जो कंपनीज हैं जिसमें को ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, ऑयल इंडिया है, रिलायंस है, इनके भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वेनेजुएला से जुड़े हुए, तो इनको बेनिफिट होगा। आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये इम्पैक्ट और करेगा, या फिर जो इम्पैक्ट आना था बाजारों में ग्लोबली वो हो चुका है और बाजार काफी हद तक उसको डिस्काउंट करके आगे बढ़ भी चुके हैं अब तो? अब मेरे ख्याल से वेनेजुएला का जो मामला है वो लोकलाइज्ड है, और इंडिया के लिए ऑयल प्राइसेस तो वैसे भी काफी मॉडरेट हो चुके थे काफी टाइम से। तो ऑयल प्राइसेस के लिए वजह से तो एनीवे अपने को बेनिफिट हो ही रहा है। ऑफ कोर्स जब हम रशिया से लेते थे तो और भी सस्ता मिलता था, लेकिन ऑयल प्राइस $80 पे तो है ही नहीं, और क्लोजर टू $50 पे है। तो उसका फायदा तो हमें वैसे भी हो रहा है, और वो आप देख रहे हैं कि जो रिफाइनिंग स्टॉक्स हैं इंडिया में, वो पिछले एक साल में अच्छी तरह से परफॉर्म किए हैं बिकॉज ऑफ लोअर क्रूड प्राइसेस। तो मेरे ख्याल से अगर ऑयल प्राइसेस और फर्दर नीचे आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आएंगे तो मेरे ख्याल से इंडिया ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में है। दूसरी बात यह है, स्ट्रक्चरली अगर मैं 5 years डाउन द लाइन देखूं, तो जिस तरह से हमारी रिन्यूएबल्स की कैपेसिटीज आ रही हैं, जिस तरह से हम ईवीज पे जा रहे हैं, सोलर पे जा रहे हैं, तो वैसे भी हमारी ऑयल डिपेंडेंस कम होने वाली है। तो एक मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल से ऑयल शुड नॉट बी अ बिग फैक्टर फॉर इंडिया। मेरे ख्याल से हमें अपनी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, डोमेस्टिक ग्रोथ है, उसको ही सस्टेन करना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो स्टेप्स दे रही है, प्राइवेट सेक्टर जो कर रही है, वो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। ओनली थिंग इज कि भाई कोई बड़ी ऐसी कोई इवेंट ना आ जाए जिससे अगेन ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, वो ही मुझे रिस्क फैक्टर लग रहा है। बाकी जो लोकली है वो तो अपना सब ठीक चल रहा है। ठीक है, लोकली ठीक है। सर, बाजार के मतलब ब्रॉडली दो लीवर्स की चर्चा होती है कि एक केपेक्स हो गया और दूसरा कंजम्पशन हो गया। अब केपेक्स भी हम देख रहे हैं कि पैकअप कर रहा है, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार ने कोशिशें की हैं। लेकिन अगर हम कंजम्पशन को थोड़ा ब्रॉड करें तो जो रिटेल स्टॉक्स हैं, जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, या फिर क्यूएसआर वाली जो कंपनीज हैं, क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा पेन है। आज के ही हम सत्र की बात करें तो ट्रेंड में ग्रोथ नहीं आ रही है, और ये ग्रोथ नहीं आई जब हमने देखा कि बड़ा ही दमदार फेस्टिव सीजन बीता है ऑटो वगैरह वाली कंपनीज के लिए। तो ये आप रिटेल कंपनीज को, क्योंकि डीमार्ट वगैरह भी संघर्ष कर रही हैं, आप कैसे देख रही हैं इन कंपनीज को, और निवेशकों को कैसे अपनी रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए कभी कभी ये होता है कि जब एक्सपेक्टेशंस हाई चल रही हो तो हाई नंबर भी कम लगता है। तो अगर हम काफी सारी ये कंपनीज को देखें तो उनके नंबर्स तो डबल डिजिट 20% वगैरह भी नंबर आए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस शायद थोड़े और भी ज्यादा थे। तो मैं एक ब्रॉड ब्रश से पेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। हमने 2-3 मिड कैप और स्मॉल कैप रिटेल कंपनीज को देखा, उनके नंबर्स तो काफी अच्छा है, इनफैक्ट बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आए। जो बड़ी कंपनीज है शायद रिटेलिंग में और एफएमसीजी कंपनीज है, वो डिस्टर्ब हो रही हैं क्योंकि क्विक कॉमर्स से डिलीवरी ज्यादा आ रही है, तो उनकी जो मार्केट शेयर है, प्राइसिंग पावर है, वो पहले के हिसाब से नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो कंजम्पशन में मेरे ख्याल से ऐसी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि अदर सेगमेंट्स देखें, फॉर एग्जांपल ऑटो है, टू व्हीलर कार्स हैं, टू व्हीलर्स हैं वगैरह, वहां तो नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन एज अ थीम अभी भी काफी एक होप वाले स्टेट में है, क्योंकि ग्रीन शूट अगर हम देखें तो दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। कंपनी बाय कंपनी अगर देखें तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मैं अगर फुल पिक्चर देखूं अभी तक के जो बिजनेस गाइडेंस आए हैं उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी का माहौल है ये सेगमेंट में। ठीक है। मेहर सर, आप एक फंड मैनेजर भी हैं, तो जरा उस एंगल से आपसे मैं कुछ चीजें समझना चाहता हूं। अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती है तो सर आप जवाब दीजिएगा कि आप अभी पैसे कहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि बाजार जब नए हाइस पर जाते हैं, नए लोग एक्टिव होते हैं, बाजार में थोड़े पैसे आते हैं, आप कहां डिप्लॉय कर रहे हैं सर? और अगर हम दिग्गजों में कुछ शेयर भी आप बता पाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ये तो। शेयर्स की तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेक्टर्स और सब सेक्टर्स के बारे में तो डेफिनेटली बात कर ही सकते हैं। तो हमारा ब्रॉड थीम ये है कि जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं वो स्ट्रक्चरली एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे है।
और डोमेस्टिक फेसिंग में फिर फाइनेंशियल्स भी आ जाते हैं। मुझे लगता है सबसे जहां पे ट्रिगर आने से सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है, सबसे बेटर अपसाइड आ सकती है, वो बैंकिंग में है। क्योंकि बैंकिंग में सारी सिस्टम क्लीन अप हो चुकी है, बैलेंस शीट अच्छे हैं, सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है तो वैल्यूएशंस भी अच्छे हो गए हैं। जो कमी थी वो क्रेडिट ग्रोथ की थी। और जिस तरह से डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि पिछले 1-2 महीने में क्रेडिट ग्रोथ का भी एक थोड़ा अपटिक आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों सेम साइड पे है। लिक्विडिटी इजी रखने की बात है, इंटरेस्ट रेट्स लोअर रखने की बात है। बेसिकली गवर्नमेंट और आरबीआई कह रहे हैं इंडस्ट्री को कि आप ग्रो करो, आप बोरो करो और ग्रो करो, वेदर इट्स ऑन द कॉर्पोरेट लेंडिंग साइड, एमएसएमई लेंडिंग साइड, या तो रिटेल लेंडिंग में, सारे सेगमेंट्स में ईज ऑफ लेंडिंग की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग में सबसे बेस्ट प्राइस टू वैल्यूएशन टू ग्रोथ की जो इक्वेशन है वो बैठ रही है। और अगर हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी आती है तो ये सेक्टर मार्केट को लीड कर सकता है। दूसरा जो कैपेक्स लिंक्ड जो सेगमेंट है, जैसे कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है, उसमें भी मैं कहूंगा कि फोकस गवर्नमेंट का है और रहेगा। क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा साइकिल नहीं बनता है तब तक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती रहेगी। और ये हमने देखा भी है पिछले 5 साल में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, चाहे वो रेलवे स्पेंडिंग में हो, चाहे डिफेंस स्पेंडिंग में हो, चाहे रोड्स वगैरह में हो। प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और गवर्नमेंट खुद खुद की ओर से भी स्पेंड कर रही है। तो सारी जो डोमेस्टिक सेगमेंट्स हैं, उसमें डिफेंस, रेलवे भी आ जाती है, पावर टी&डी, रिन्यूएबल्स, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो ये सेगमेंट्स और सब सेगमेंट जहां पे सप्लायर्स हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सेगमेंट में हम पॉजिटिव हैं। तीसरी फाइनेंशियल्स में अगर देखो तो जो एनबीएफसी है वो तो अपने अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं। एनबीएफसी में कहूंगा कि काफी सेगमेंट्स है जहां पे ट्रैक्शन बेटर है। फॉर एग्जांपल गोल्ड फाइनेंसिंग है, कमर्शियल व्हीकल्स में हम अपटिक देख रहे हैं। रिटेल में अगेन एक शायद पुश आ रही है जहां पे नई सेट ऑफ एनबीएफसी अब फोकस कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स हैं, डोमेस्टिक लिंक इन्वेस्टमेंट्स थीम है, ये सेगमेंट में मेरे ख्याल से हम ओवरवेट हैं और हम ओवरवेट रहेंगे। क्योंकि ग्लोबल में तो अभी भी काफी सारी अनिश्चितताएं हैं। आप एक दो ग्लोबल प्ले टैक्टिकली अगर देखें तो मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स में आ सकती है, क्योंकि वहां पे जो प्रेशियस मेटल्स है वगैरह में वहां पे काफी तेजी हो रही है ग्लोबली। तो ये सब सेगमेंट्स में हम देख सकते हैं। टिपिकली हमारा अंडरवेट जो है वो आईटी, लार्ज कैप आईटी सर्विसेज में रहता है, यूटिलिटीज में रहता है, कमोडिटीज में रहता है, एनर्जी में रहता है, क्योंकि हमें लगता है ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरीज नहीं है, वो ग्लोबल ग्रोथ से लिंक्ड है। वी प्रिफर कि हम लोकल डोमेस्टिक ग्रोथ के थीम्स पे फोकस करें। ठीक है। प्रशांत सर, अगर आप, मेहर सर, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आगे अगर 10 साल किसी को ध्यान में रख के अगर अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना हो और कोई यंग इन्वेस्टर हो जिसको थोड़ा जो रिस्क ले सकता हो, तो आपके हिसाब से कौन से फंड्स या फिर कौन से एरियाज पर फोकस करना चाहिए? देखिए, कोई शुरुआती इन्वेस्टर है तो डिवर्सिफाइड फंड से शुरू करें, जो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी है। और अगर आप सीजन इन्वेस्टर हैं तो रिस्क कैपिटल आपकी अगर ज्यादा है तो आप डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जा सकते हैं, थीमेटिक सेक्टरल फंड्स में जा सकते हैं। बट उसके लिए फिर आपको थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस या ऐसी कोई थीम में जाना है, फार्मास्यूटिकल है, ये सब में भी ईटीएफ्स अवेलेबल है, सेक्टर फंड्स अवेलेबल हैं। बट उसमें फिर आपको आपका खुद का स्टडी करके एसेट एलोकेशन देना चाहिए। तो ज्यादा रिस्क एपिटाइट, ज्यादा स्टॉक पिकिंग मैं कहूंगा स्मॉल एंड मिड कैप में होती है। और अगर आपको कोर होल्डिंग करनी है, फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप रूट से जा सकते हैं। मेहर सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने सर हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को और हमें बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी और तमाम मुद्दों पर आपने बातचीत की। सर, थैंक यू सो मच। चलिए इस शो को यहाँ पर